हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? होप ऑल आर यू डूइंग ग्रेट। मैं धर्मेंद्र सिंह डोडिया स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न में। जैसे कि बेटा हम सभी प्रिपरेशन कर रहे थे एग्जाम की, अपना एग्जाम जो है वो आ चुका है। 19 को अपना पेपर है और लगभग सारे इससे पहले के जो अपने 3 पेपर है वो फिनिश हो चुके हैं। अब हमारे पास 5 दिन की छुट्टियां है। इन 5 दिन में हमें अच्छे से प्रिपरेशन करना है, हर एक टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करना है, क्योंकि रिवाइज ऐसा एक मैटर होता है जिसके द्वारा हम अच्छे से अच्छे मार्क्स को कैरी कर सकते हैं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है। कम से कम इस समय में हमें अपने सिलेबस को 3 बार रिवाइज कर लेना है। जो भी हमने याद किया उसको 3 बार कम से कम रिवाइज कर लेना है। इसके बाद हमें एग्जाम देने के लिए जाना है। बेटा ये वीडियो जो है आपके लिए स्पेशल है, क्योंकि इसमें हम एक्सट्रैक्ट जो इसको डील करने वाले हैं। 3-3 नंबर के 2 एक्सट्रैक्ट हमसे पूछे जाते हैं, एक पोएम में से और एक प्रोज में से। तो उन एक्सट्रैक्ट को हम कैसे आसानी से डील कर सकते हैं, इसी को हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि एक्सट्रैक्ट जो होता है ना, वो होता क्या है? वो होता है बेटा अपनी सिलेबस के अंदर जो बुक्स हमें दे रखी है, मेन बुक जो अपनी, उसके अंदर से प्रोज के जो चैप्टर होते हैं उनमें से और पोएम के जो चैप्टर्स हैं उनके अंदर से हमें क्या करेगा, वो एक एक्सट्रैक्ट उठा के देगा, कोई 4-5 लाइनें उठा के हमें देगा और उन्हीं लाइनों के अंदर से हमें क्या किया जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये अनसीन पैसेज जैसा डिफिकल्ट नहीं होता है, होता ये पैसेज ही है, लेकिन अनसीन पैसेज के जैसा नहीं होता है। इसका लेवल थोड़ा इजी रहता है। कारण क्यों? क्योंकि हमने इसको पढ़ रखा है सिलेबस में, तो इसको डील करना बहुत ही आसान होता है। लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चे बहुत सारे टाइप की मिस्टेक्स करके आते हैं और आंसर को प्रॉपर तरीके से फाइंड आउट नहीं कर पाते। तो इन सारी बातों को हम इस वीडियो में डील करने वाले हैं। बट एक्सट्रैक्ट को डील करने के लिए हमें, या क्वेश्चन जब हम एक्सट्रैक्ट अटेम्प्ट करते हैं, तो हमें किन किन बातों को फोकस करना चाहिए, क्या क्या बातें हमें माइंड में रखना चाहिए। तो पहली बात तो है कि एक्सट्रैक्ट हमारा बुक के अंदर से आना है, ठीक है। अब एक्सट्रैक्ट को हमें क्या कर लेना चाहिए बेटा, मैं ऑब्वियसली अनसीन पैसेज को तो कभी भी पढ़ने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप अनसीन पैसेज को पढ़ो और उसका हिंदी करने की कोशिश करो। लेकिन अगर हम एक्सट्रैक्ट की बात करते हैं तो आप एक्सट्रैक्ट को पढ़ के उसका हिंदी नहीं करना, उससे रिलेटेड हमारे माइंड में जो समरी है उस चैप्टर से रिलेटेड, उसको क्रिएट करने का काम करना हमें। तो सबसे पहला काम क्या करना, हमें एक्सट्रैक्ट को रीड कर लेना, ठीक है। अच्छा, रीड करने से भी पहले अगर हम बात करें तो इससे भी पहले आप क्या करो, क्वेश्चन आंसर को ही पढ़ लो। सबसे पहले काम क्या करो, एट फर्स्ट लेवल पर आपको करना है क्वेश्चन आंसर को रीड करना। सारे क्वेश्चन है उनको रीड करो। बेसिक से 2-3 क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन तो ऐसे बन जाएंगे आपके कि उस एक्सट्रैक्ट का क्वेश्चन को आपने पढ़ा है तो उसके बेस पर आप डायरेक्टली आंसर टिक लगा दोगे। क्योंकि हमने साल भर उसको पढ़ा है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हो जाए, जैसे कि मैं बता दूं अपना, जैसे लेंचोला कोई एक्सट्रैक्ट है ना, उसमें पूछेगा हु रीड द लेटर। तो हमें ऑलरेडी पता है पोस्ट मेन मास्टर जो उसने क्या किया था, लेटर को रीड किया था। इस टाइप से छोटा सा आंसर आ जाएगा, अपने आप हमें पता है, उसको हम कर लेंगे। या फिर और कोई चैप्टर हो जाएगा कि जैसे वो अपना फ्लाइंग एरोप्लेन वाला था ना, एरोप्लेन वाली स्टोरी में अगर उसमें पूछ ले कि वो जो प्लेन कहां से कहां फ्लाई कर रहा था, तो हमें ऑलरेडी पता है कि वो पेरिस से कहां जा रहा था बेटा, लंदन जा रहा था। तो ये बेसिक चीजें, क्वेश्चन को पढ़ो आप। हो सकता है 6 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, 3-3 दोनों में, तो 6 क्वेश्चन में से मेरे को ऐसा आइडिया लग रहा है कि कम से कम अपने 2 क्वेश्चन तो ऐसे बन जाएंगे, आप एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन को पढ़ के डायरेक्टली डील कर लोगे। तो सबसे पहले आप क्या करो, क्वेश्चन आंसर जो है इनको रीड कर लो एक बार, ठीक। एक बार रीड करने के बाद हम पैसेज को पढ़ेंगे, इसके बाद पैसेज के ऊपर जाएंगे। उससे थोड़ा आइडिया भी हमें मिल जाएगा कि कौन से चैप्टर से हो सकता है। फिर हम क्या करेंगे, पैसेज को रीड करेंगे। उसका हिंदी करने के ऊपर नहीं जाना है, उसको पढ़ के हमें क्या करना है, उसका बेसिक आइडिया निकालना है कि ये इस चैप्टर से रिलेटेड है और ये इसकी समरी है। हमें समरी लाइन जो है, जो हमने समरी देखी है, चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वहीं से हमारा काम हो जाएगा। तो 2 बातें हमें करनी, एक तो क्वेश्चन को पहले रीड कर लेना, दूसरा हमें पैसेज को रीड करके उसकी समरी जो है उसके ऊपर जाना है, ठीक है। अब मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ, 1-2 पैसेज यहीं पर अटेम्प्ट करके बताने वाला हूँ कि इस टाइप से हम इनके क्वेश्चन आंसर को फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, इसमें और इंपॉर्टेंट बातें क्या हो सकती है, इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा सकते हैं। तो बेटा एक क्वेश्चन तो हो सकता है उससे रिलेटेड अपना, कि अपना चैप्टर का नाम, चैप्टर या उसका जो राइटर है, इससे रिलेटेड हमें एक क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसे पोएम के अंदर अगर कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें हो सकता है अपना पोएम और पोइट का नाम हमें पूछेगा। एक क्वेश्चन तो इनसे बन जाएगा अपना, ठीक है। एक्सट्रैक्ट में प्रायोरिटी होती है कि एक इनसे बन जाए। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है अपना कि वो जो हमारी लाइनें जो है, जो हमारे पास पैसेज आया हुआ है, उन पैसेज के अंदर से ही हमें क्या मिल जाएगा, डिक्टो लाइनें मिल जाएगी। उन डिक्टो लाइन में से हमें लाइन से लाइन मैच करके आंसर को टिक लगा देना। और तीसरा हो सकता है बेटा अपना वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, वोकैबुलरी है ना, मैं इसको प्रॉपर लिख देता हूं, ठीक है। तो इन 3 टाइप से हमारे क्वेश्चन जो एक्सट्रैक्ट के अंदर पूछे जा सकते हैं। एक तो हो सकता है अपना चैप्टर या अपना पोएम से रिलेटेड, उसका पोएम का नाम क्या है बेटा और पोइट का नाम क्या है, ये यहाँ पर पोइट कर लेते हैं। इसके बाद हो सकता है अपना पैसेज से रिलेटेड, उस पैसेज में से कोई लाइनें मिस होगी, कोई वर्ड मिस होगा और उसी के अंदर से हमें आंसर मिल जाएगा। और तीसरा बेटा वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। तो मैं आपको पैसेज शो कर रहा हूँ बोर्ड पर, यहाँ आपको पैसेज दिख जाएगा और मैं इसको सोल्व करके बता रहा हूँ किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं 2 एक्सट्रैक्ट आपके सामने करवाने वाला हूँ और एक्सट्रैक्ट को अटेम्प्ट करते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, उन सारी बातों को हम डील कर रहे हैं। चलिए, तो आपके सामने एक पैसेज दिख रहा होगा, मैं इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन आंसर को रीड करना है। अच्छा, क्वेश्चन आंसर रीड करने का लॉजिक यूं है कि जब हम 3 क्वेश्चन हमें देगा,
तो तीन में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो हमें उस पार्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ आइडिया हमें दे देगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप पहले क्वेश्चन को रीड करो। तो पहला लिखा है कि फ्रॉम विच लेसन दिस एक्सट्रैक्ट हैव बीन टेकन, हमें पता ही नहीं होगा अभी क्योंकि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, छोड़ दो इसको, आगे आ जाओ। हु हैज मोर पेशेंस देन पीपल, ठीक है, पेशेंस से रिलेटेड बात आई है। और इसमें मेन लिखा है, पेपर लिखा है, हैंड लिखा है। जब हम इस पेशेंस और पीपल पेपर को कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं तो हमें एक क्वेश्चन याद आता है जो हमने एन फ्रैंक में याद किया था कि why did Anne think she could confide more than in her diary than in people करके एक क्वेश्चन था अपना। तो वो क्वेश्चन हमें कोरिलेट करने के लिए मदद करेगा कि ये हो सकता है अपना एन फ्रैंक से रिलेटेड। अच्छा, कोरिलेट नहीं भी कर पाओ तो भी कोई इशू नहीं, हम आगे निकल जाएंगे। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन तो बेटा सिमिलर वर्ड से रिलेटेड है, तो वोकेबलरी बेस है, तो इसको भी हम डील नहीं कर सकते, लेकिन क्वेश्चन पढ़ने से थोड़ा सा हमें आइडिया मिल जाएगा। अब दूसरा काम क्या करना है बेटा, हमें पैसेज को रीड करना है। दूसरे नंबर पर हम पैसेज को रीड करना शुरू करते थे। इसका हमें हिंदी आता है नहीं आता है कोई लेना देना नहीं, हम बेसिक रीड कर रहे हैं इसको। तो मैं पढ़ रहा हूं कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, आई थॉट of this saying of one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at my home with a chin hand। ऐसे करके ना पूरा पैसेज जो इसको हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। पैसेज को रीड करने के बाद अगर तुम्हें उस पैसेज से रिलेटेड जो समरी माइंड में आ रही है, जो हमने चैप्टर पढ़ा था ना, चैप्टर से रिलेटेड कुछ समरियां हमें माइंड में आ जाती है कि ये भाई ये बात जो है इससे रिलेटेड है, तो आपको समरी रिकलेक्ट करने की कोशिश करनी है, हमें और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब मैं बता दूं कि कौन से चैप्टर से लिया गया है। तो इसमें देखो, अब हम इसको थोड़ा और आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल लिख रखा है पहली लाइन में। इसके बाद लिखा था आई थॉट दिस इज सेइंग ऑफ, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आई वाज फीलिंग लिटिल डिप्रेस्ड एंड वाज लिटिल सिन एट होम एंड माय चिन। अब अगर इस पूरे पैसेज को आप डील करोगे तो आपको नीचे लिख रखा मिलेगा एक लाइन, डायरी लिख रखा है। मैं पढ़ रहा हूं इसको कि नोटबुक जनरली रिफर टू एज अ डायरी, ठीक है। और डायरी जब जैसे आता है तो माइंड में बात स्टक कर जानी चाहिए कि डायरी वाली एक चैप्टर आया था, एन फ्रैंक की डायरी था, वही वाला अपना चैप्टर था जिसने एन फ्रैंक खुद ने लिखा था और वो एक डायरी उसने लिखी थी, वो वाला मैटर इसमें। तो ये जो चीजें ये हमें कोरिलेट करने में हेल्प करेगी। ये कौन से चैप्टर से लिया गया है। पहला क्वेश्चन वही लिखा था कि फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन, इन कौन से लेसन ये टेक्स्ट जो है ये लाइनें जो ली गई है। तो देखो, ब्लैक एरोप्लेन नहीं है, अगर ब्लैक एरोप्लेन से रिलेटेड होता तो उसमें एरोप्लेन से रिलेटेड या फ्लाइट से रिलेटेड या ब्लैक स्टॉर्म से रिलेटेड या क्लाउड से रिलेटेड कोई ना कोई बात आती नहीं है अपना। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, तो ये उसी से लिया गया बेटा। और हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये उसमें बेटा सीगल वाली स्टोरी है, तो इससे भी नहीं लिया गया। तो ये हो जाएगा कि अपना फ्रॉम डायरी ऑफ एन फ्रैंक इस चैप्टर से इसको लिया गया, ठीक। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं कि हु हैज मोर पेशेंस देन पीपल। तो बेटा डिक्टो लाइन अपने पहली लाइन में मिल गई, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। पहली लाइन में हमें ऐसे ऐसे टेक्स्ट मिल गए, तो चांस बनते अपने 6 क्वेश्चन बन रहे हैं ना, 3 इसमें और 3 सेकंड पोएम में से। तो 6 में से मैं बताऊं आपको कि 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, आपको डायरेक्टली लाइन से लाइन मिल जाएगा, तो इसमें हो जाएगा बेटा पेपर। तीसरे पर चलते, विच ऑफ दिस वर्ड इज सिमिलर टू द वर्ड ब्रूडिंग। तो ब्रूडिंग का सिमिलर वर्ड क्या है, तो इसके लिए आपको वोकैबुलरी आना चाहिए। अच्छा, एक और हेल्पफुल बात मैं बता दूं, आप में जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है, इस ब्रूडिंग को इस पैसेज के अंदर ढूंढना है, ये ब्रूडिंग क्या है। जब हम इस ब्रूडिंग को ढूंढेंगे तो उसके ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन को एक पढ़ के कोशिश करना है कि उस ब्रूडिंग जो है उसका सेंस क्या निकल सकता है। उस सेंस के बेस पर हम क्या करेंगे, आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसमें क्या करेंगे, हैप्पी भी है यहाँ पर, वेंटरिंग भी है और थॉटफुल भी। इन तीनों में से क्या बनेगा, मैं ब्रूडिंग के ऊपर आपको ले जाऊं। बीच में जो तीसरी चौथी लाइन में लिख रखा है, इसमें लिखा आई फाइनली स्टेड वेयर आई वाज ब्रूटिंग, यस पेपर डज हैव नो मोर पेशेंस एंड सिंस इट इज नॉट प्लान आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट, ठीक है। तो इसमें अगर हम इस ब्रूडिंग को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन को पढ़ने के बाद मेरे को ऐसा कोई आइडिया नहीं मिल रहा है जिससे मेरे को ब्रूडिंग से रिलेटेड कुछ सेंस मिल जाए। कभी कभी क्या हो जाता है, मिल जाता है, लेकिन कभी कभी नहीं भी मिले तो क्या करना पड़ेगा, हमें उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो, ब्रूडिंग का जो है ना, मैं आपको डायरेक्टली बता दूं, ब्रूडिंग का मतलब होता है थॉटफुल होना, सोचना, थिंकिंग को रखना। तो है ना, डायरी में लिखने के बारे में सोच रही थी, वो सोच रही थी पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। तो ये वाली बातें वो क्या कर रही है, माइंड में सोचने का काम कर रही थी, इसलिए हम इसको ब्रूडिंग को थॉटफुल मैच कर देंगे। अच्छा, ये आप एज्यूम नहीं कर पाओगे कि इसका थॉटफुल होगा, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर आपके लिए वोकैबुलरी मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगी। अगर वोकैब आपकी कंप्लीट नहीं है तो फिर आप दिक्कत करके आएंगे इन क्वेश्चनों में, इनका तो हमें यही करना पड़ेगा। अच्छा, इनमें और कौन से टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं बेटा, इसमें आपको इस टाइप से भी क्वेश्चन दे सकता है, किसी वर्ड का एडवर्ब दो आप, किसी का नाउन दो आप, किसी का वर्ब फॉर्म दो आप, या किसी का एडजेक्टिव फॉर्म दो। तो इसके ऊपर, इसको वर्ड फॉर्मेशन बोलते हैं बेटा, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो देख लेना आप। मैं कुछ एक वर्ड को कन्वर्ट करके बता दूं किस टाइप से अपना नाउन को हम फाइंड आउट करते हैं, किस टाइप से हम एडजेक्टिव या एडवर्ब को या वर्ब को फाइंड आउट करते हैं। तो ये आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा, लेकिन वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो हमारे लिए आउट आए। अच्छा, हम नेक्स्ट पैसेज पर चलते हैं। तो भाई इसको देखते हैं, ये आपके सामने आ गया होगा। अब सबसे पहले क्या, पैसेज में हमें क्वेश्चन को रीड करना। पहला लिखा है
कि व्हाट वाज वेलीज फेवरेट पास टाइम। फटाक से एक बात स्टक कर जानी चाहिए माइंड में, वेली आया तो वेली वाला पार्ट होगा। वेली वाला पार्ट कौन सा है? मैडम राइट्स द बस, खत्म का। अब मैडम राइट्स द बस से रिलेटेड हमें क्या करनी है? स्टोरी को माइंड में लाने की कोशिश करनी है। दूसरे प्रश्न को भी पढ़ी लो साथ साथ में। द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वेली वाज टू वॉच, यानी किसको वॉच करना था? ठीक है, तीसरे को भी पढ़ लिया हमने कि इट इज पेसेस थ्रू हर, देखो ट्रू और फॉल्स को फाइंड आउट करना हमें, ठीक है। तो बेसिक से क्वेश्चन और कुछ भी नहीं है। प्रश्न पढ़ लिया, एक आइडिया हमने क्रिएट कर लिया कि ये वेली वाले चैप्टर से मैडम राइट्स द बस वाला चैप्टर अपना, तो हम क्या करेंगे? अब इस पैसेज को पढ़ना शुरू करते हैं, उससे रिलेटेड स्टोरी जो उनको माइंड में लाने की कोशिश करते हैं। लिखा है इसने, बट फॉर वेली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोरवे वो, इस पैसेज को आप पढ़ लेना, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूं, मैं आपको सजेस्ट करूं कि इसको एक दो बार पढ़ लेना आप। पढ़ने के बाद एक स्टोरी क्रिएट हो जाएगी माइंड में, यहां से लेकर यहां तक की स्टोरी जो इस एक्सट्रैक्ट के अंदर बोली गई है। अब हम क्या करेंगे? आंसर को फाइंड आउट करने का काम करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन लिखा है इसने कि व्हाट वाज वेलीज फेवरेट पास टाइम। तो बेटा हमने क्वेश्चन आंसर में भी याद किया था कि वेली का फेवरेट पास टाइम क्या था? कि अपने डोरवे पर खड़े रह के बाहर की साइड में देखना, यही उसका फेवरेट पास टाइम था। तो आपको कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं, इस पैसेज को भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्टली आंसर टिक लगाओ, क्योंकि हमें टाइम बचाना है। जितना कम समय के अंदर जितना जल्दी पैसेज सोल्व हो जाए उतना ज्यादा बेटर हमारे लिए रहेगा। तो डायरेक्टली इसने लिखा, देखो स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर, यही ऑप्शन होगा ना, क्योंकि वो बाहर खड़ी रह के अपना टाइम वेस्ट पास करने का काम करती है। बाहर की साइड को देख के वो क्या करती है? अपने आप को जॉयफुल फील करवाने की कोशिश करती है। अच्छा, स्टैंडिंग एट द बैक डोर, बैक डोर की तो बात हुई नहीं थी पूरे चैप्टर में। स्टैंडिंग एट द पार्क, पार्क में तो वो गई नहीं थी बेटा, है ना। स्टैंडिंग एट द बालकनी, बालकनी तो उसकी थी नहीं, तो डोरवे के फ्रंट पे ही वो खड़ी रहती थी। ऐसे हमें क्या करना? ऑप्शन को एलिमिनेट करने का काम करना है। दूसरा लिखा है कि द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वेली वाज टू वॉच, यानी वेली के लिए अनएंडिंग जॉय का सोर्स क्या था बेटा? तो इसके लिए भी आपको पैसेज को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने क्वेश्चन आंसर को पढ़ा अच्छे से देखा है। तो वहां लिखा था कि द साइट ऑफ बस वाज द अनएंडिंग जॉय फॉर वेली। सीधी सी बात है, क्वेश्चन आंसर से आप इनको कोरिलेट करके आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करना, आपका काम हो जाएगा। तो देखो यहाँ लिखा है ओल्ड पैसेंजर्स, ठीक है, न्यू पैसेंजर्स, ठीक है, चिल्ड्रन प्लेइंग एट द पार्क और विलेजर्स। यहाँ पर जो हमने याद किया उसमें से कुछ भी नहीं बेटा ना, अब पैसेज को पढ़ो। जो हमने याद किया उसमें से कुछ नहीं बेटा, तो इसको पैसेज को फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो इसने लिख रखा है बेटा कि लास्ट वाली लाइन को देखना, द साइट ऑफ द बस फिल्ड विथ ईच टाइम विथ अ न्यू सीट्स ऑफ पैसेंजर was the source of unending joy for Valley। ये पीछे वाली पार्ट मिल रहा है अपना unending joy for Valley। अच्छा, डिट्टो लाइनें नहीं मिलेगी, कहीं 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 पर हमें वर्ड चेंज मिल सकते हैं, तो वो हमें फाइंड आउट करने की कोशिश करना है। लेकिन यहाँ पर तो डिट्टो लाइन मिल गई है। कभी कभी डिट्टो लाइन ना मिले ना, तो प्रश्न के अधिकांश शब्द उन लाइनों में से मिल जानी चाहिए, अपना काम हो जाएगा, बस इतना ही फाइंड आउट कर लेना। तो ये आ गया बेटा कि न्यू पैसेंजर जो ना, तो इसका आंसर हम ये लगा देंगे। अच्छा, तीसरे वाले को देखना, इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, ठीक है, इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर। ये लाइन तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगी। देखो ऊपर से हम सेकंड थर्ड फोर्थ लाइन में आ जाते हैं। एंड द नियरेस्ट टाउन लिख रखा, उसके आगे लिख रखा इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर। डिक्टो लाइन मिलके ना, लाइन से लाइन मिलके तो ये ट्री होगा ना, सीधी सी बात है। तो ये हम इस प्रकार से इनको आसानी से डील कर लेंगे। 3 इसमें आएंगे प्रोज में, 3 पोएम में आएंगे। पोएम को हम नेक्स्ट वाली वीडियो में डील करेंगे। एक्सट्रैक्ट बहुत ही इजी आते हैं बेटा, अगर हम थोड़ा सा माइंडसेट सही रखें और थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें, एज्यूम करने की कोशिश करें, तो हमारा आंसर आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको समझ में आया होगा कि हम एक्सट्रैक्ट को कैसे आसानी से डील कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं पोएम से रिलेटेड एक्सट्रैक्ट आपको डील करवा दूंगा। देन उसके बाद हम अनसीन पैसेज और नोट मेकिंग, ये 2 टॉपिक और बन रहे हैं, तो इनके ऊपर भी मैं आपको एग्जाम से पहले वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।